स्वागत है रानी की कहानी भाग 4 में आपका। तो हम लोग समय न गंवाते हुए कहानी को शुरू करते हैं। तो आपने पिछले भाग में सुना था कि रानी कालपी पहुंच चुकी है। तात्या तोपे ने 22,000 सैनिकों के साथ कालपी में आकर रानी से मिला। अब रानी की ताकत दोगुनी हो चुकी थी। यहां लगभग 14 तोपों को सजाया गया, जबकि झांसी में मात्र 2 तोप था। 14 तोपों को सजाया गया और युद्ध अंग्रेजों से लोहा लेने की हर तरह की तैयारी की गई। वहां की जनता ने भी रानी का साथ देने का वादा किया। अंततः कहा जाता है कि 23 अप्रैल को ह्यूरोज, चूंकि उसे पता था कि कालपी एक बहुत ही दुर्गम किला है जहां अकेले पार पाना बड़ा मुश्किल होगा, तो अब ह्यूरोज अकेले नहीं था, अपने साथ मैक्सवेल को भी लेकर आया था। मैक्सवेल भी एक बहुत बड़ा सैन्य स्ट्रैटेजिस्ट था, जो सेना की रणनीति बनाने में माहिर लोग था। तो मैक्सवेल को भी साथ मिलाया और यहां आने के बाद, चूंकि मैक्सवेल जब आया था तो झांसी में ह्यूरोज की जितनी सैन्य क्षमता थी, मैक्सवेल के आने से ह्यूरोज की ताकत भी दोगुनी हो गई थी। अंग्रेज भी अपनी ताकत दोगुना कर लिया था। अगर इन्होंने तैयारी किया था तो अंग्रेज भी अपनी पूरी दोगुनी तैयारी के साथ आया और यहां लगातार 20 घंटे तक युद्ध हुआ, जमकर युद्ध हुआ। काफी अंग्रेज सैनिक भी मारे गए। भारतीय सैनिक भी अपनी पूरे वीरता का मिसाल दिए। कहा जाता है कि यहां लाशों का ढेर लग चुका था। लेकिन कालपी के जो किले थे उसकी मजबूती और झांसी के किले की मजबूती में थोड़ा सा अंतर था। दुर्गम था। यहां रानी के लगभग 500 सैनिक मारे जा चुके थे। रानी ये दृश्य नहीं देख पा रही थी, इसलिए रानी ने यह निर्णय किया, चूंकि यहां एक बार फिर से रानी अब निसहाय और अपने आप को कमजोर महसूस कर रही थी। हालांकि रानी ने यहां भी युद्ध किया, अंग्रेजों को अच्छी तरह टक्कर दिया, जो अंग्रेज सोच भी नहीं सकते थे। अंग्रेजों के कई तोपों को उड़ा दिया गया, हजारों अंग्रेज सिपाही को मार दिया गया। उम्मीद से ज्यादा अंग्रेजों को क्षति पहुंचाई। अंग्रेज भी आक्रामक रूप से युद्ध कर रहे थे। रानी की सैन्य क्षमता निर्धारित थी, लेकिन अंग्रेजों की सैन्य ताकत निर्धारित नहीं था। एक तरफ से मर रहे थे तो एक तरफ से नया सेना आ जा रहा था, इसलिए इस पर पार पाना बहुत मुश्किल था। रानी ने यहां डिसाइड किया कि संकट की घड़ी पाकर के रानी ने यहां से अपने आप को सुरक्षित निकलना ही उचित समझा और कालपी से रानी ने ग्वालियर के लिए आगे निकल पड़ी। अंततः रानी अवसर पाकर सारे खजाने छोड़ दिया वहां पे कालपी में, और छोड़कर ग्वालियर की ओर निकल गई। ग्वालियर यही वो निर्णायक जगह था जहां रानी ने अपनी निर्णायक युद्ध लड़ी। ग्वालियर भारत का सर्वाधिक ताकतवर ग्वालियर पहुंची तो ग्वालियर नरेश, जिसे सिंधिया राजघराना कहा जाता है, ग्वालियर उसके कब्जे में था। तो थोड़ा सा हम लोग ग्वालियर के सिंधिया राजघराने के बारे में जान लेते हैं, है ना, कि वहां की स्थिति क्या थी। क्योंकि ग्वालियर पर उस समय कब्जा सिंधिया राजघराने का था और सिंधिया राजघराना पहले से अंग्रेजों के कब्जे में था। कैसे? हमने पहले भी बताया, पहले वाले वीडियो में। चूंकि वेलेजली के सहायक संधि के तहत सिंधिया राजघराना पहले से ही अंग्रेजों के अधीन था, जहां का शासक सिंधिया खानदान का व्यक्ति न होकर के सिंधिया का एक मामूली सा दीवान दिनकर राव था, जो अंग्रेजों का चाटुकार था। लेकिन वहां एक सिचुएशन अलग ढंग की बन गई थी और यह बात रानी को पता था। अंग्रेजों के संरक्षण में जाने के बाद ग्वालियर के जो सैन्य ताकत था, यानी कि जो सैनिक थे, उन्हें अंग्रेज वेतन देना बंद कर चुके थे। अंग्रेज क्यों चाहेंगे कि कोई भारतीय राजा का अपना सैनिक को हम उसको पोसे पाले, उसको ताकतवर बनाए, ताकि कल होकर मेरे विरुद्ध लड़े। तो जब से सिंधिया अंग्रेजों के अधीन हुआ था तो उसके अपने निजी सैनिकों को वेतन नहीं दे पा रहा था, चूंकि कोष पर जो नियंत्रण था वो अंग्रेजों का था। अब कोष पर नियंत्रण अंग्रेजों के हो जाने से ग्वालियर जो सिंधिया राजघराने के सैनिक थे वह विद्रोही बन गए थे। उन्हें बहुत दिनों से वेतन नहीं मिला था। यह बात रानी को पता था। जैसे ही रानी ग्वालियर की तरफ बढ़ी, सैनिकों ने आश्वस्त किया कि हम अंग्रेजों से आज़ादी चाहते हैं। हमें बहुत दिनों से, मतलब ये सारी बात बताई कि हम बहुत दिनों से आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, और ये सारे सैनिक, विद्रोही सैनिक
केवल अंग्रेज के ही नहीं, इवन कि सिंधिया राज परिवार के विरुद्ध भी विद्रोही हो गए थे। इसी अवसर का फायदा उठाकर रानी ने ग्वालियर के किले पर हमला कर दिया और ग्वालियर के किले पर हमला करके रानी ने ग्वालियर के किले को जीत लिया। उनकी अपनी सैनिक और ग्वालियर नरेश सिंधिया के विद्रोही सैनिक मिलकर के ग्वालियर के किले पर अधिकार कर लिया। लक्ष्मीबाई, यह लक्ष्मीबाई की वीरता और पराक्रम का एक बहुत बड़ा उपलब्धि था। लेकिन यह दृश्य देखकर, चूंकि भले ग्वालियर का राज सिंधिया, उस समय के तत्कालिक महाराजा सिंधिया जो कि अभी गद्दी पर नहीं थे, उनका नाम था जयाजीराव सिंधिया, वो गद्दी पर नहीं थे। लेकिन जैसे ही महारानी ने ग्वालियर के किले पर कब्जा किया, जयाजीराव सिंधिया को यह अच्छा नहीं लगा और जयाजीराव सिंधिया ने अपनी जान बचाकर, चूंकि वह उस समय वह एक नाबालिग थे, मात्र उनकी 8 वर्ष आयु हो रही थी, तुरंत अंग्रेजों की शरण में चले गए और अपने किला की स्वतंत्रता के लिए, ताकि झांसी से यानी महारानी से वह किला छुड़ाने के लिए वह आगरा अंग्रेजों की शरण में चले गए। आगरा जाकर के ह्यूरोज से उन्होंने सहायता मांगी अंग्रेजों से। किसके विरुद्ध? महारानी लक्ष्मीबाई के विरुद्ध। महारानी लक्ष्मीबाई, यहाँ उनका इंटेंशन सिंधिया को पराजय करना, जय करना, उनके किले पर कब्जा करना, उनका इंटेंशन महारानी का ये नहीं था। महारानी का इंटेंशन ये था कि चूंकि सिंधिया का ग्वालियर का किला भी पहले से अंग्रेजों के अधीन था, उन्हें अंग्रेजों से छुटकारा पाने के लिए कब्जा करना पड़ा। वो ये सोच करके उस पर हमला किया, न कि उन्हें सिंधिया राजघराने की या सिंधिया राजवंश पर हमला किया। लेकिन सिंधिया राज परिवार के उस समय जो महाराजा थे जयाजीराव सिंधिया, उन्हें लगा कि ये मेरे किले पर, मेरे राजवंश पर हमला हुआ है और उन्होंने महारानी के विरुद्ध में जाकर किससे सहायता मांगा? तो अंग्रेजों से। यह बात रानी को पता चल गया कि जयाजीराव ने हमारे विरुद्ध में, अंग्रेज सेनापति ह्यूरोज से जाकर आगरा में मिला और हमारे विरुद्ध अभियान करने के लिए वहां से आश्वासन चाहता है। महारानी ये बात जानते हुए भी, लेकिन फिर भी उन्हें इस बात पर विश्वास था कि यदि उसे आने में कितना भी जल्दी करे, उसे आने में कुछ समय लगेगा, अंग्रेज सैन्य सहायता देंगे, तब तक हम इन विद्रोही सैनिकों को पूर्ण नियंत्रण, यानी ग्वालियर के क्षेत्र में ग्वालियर के विद्रोही सैनिकों पर, ग्वालियर के किले पर, सभी उनके विश्वासपात्र अधिकारियों पर हम अपना पूर्ण विश्वास और नियंत्रण यदि स्थापित कर लेते हैं तो वह अस्वस्थ थी। चूंकि ग्वालियर और सिंधिया बहुत ताकतवर राजवंश था, उनके पास अधिक कोष था, उनके पास सैन्य ताकत बहुत अधिक थी, तो हम अंग्रेजों के दांत खट्टे कर सकते हैं। अंग्रेज आएंगे भी तो उनका अच्छा खासा इलाज हम कर सकते हैं। वो इस कार्य में जुटी थी। तब तक नाना साहब और तात्या तोपे इस माहौल को बनने नहीं दिया और उन्होंने इस विजय के उपलक्ष्य में हफ्तों तक वहां आमोद प्रमोद में मग्न रहे। वह इस खुशी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और वह इसे वहां नाच गानों में व्यस्त थे, पार्टी कर रहे थे। जबकि रानी दूरदर्शी थी, इस बात को जानती थी, कई बार तात्या तोपे को समझाई। ठीक वही हुआ जिसका रानी को अंदेशा था। अंग्रेज बहुत जल्द ही सिंधिया को सैन्य सहयोग दिया और इस बार जब ग्वालियर के किले पर अंग्रेज ने आकर हमला किया तो सबसे आगे सिंधिया को ही आगे रखा था, ताकि जो विद्रोही सैनिक है वो अंग्रेज समझकर हम पर जरूर टूट पड़ेंगे। लेकिन चूंकि वो तो विद्रोही सैनिकों के बारे में जान रहे थे, चूंकि उनका असली दुश्मन अंग्रेज ही था, चूंकि कोष पर तो वही नियंत्रण कर लिया था, उन्हीं के चलते उनकी आर्थिक स्थिति खराब हुई थी। लेकिन फिर भी राजा राजा था। सिंधिया उस समय अल्पवयस्क थे, 8 से 9 साल उनकी उम्र थी। फिर उससे विद्रोही सैनिक युद्ध करने की जो युद्ध करने की जो मनसा थी वो नहीं पनप पा रहा था उनको देखकर। और जयाजीराव सिंधिया ने अपने सैनिकों को भावनाओं से, आधे से अधिक सैनिकों को यानी कि अपने पक्ष में कर लिया। बाकी कुछ सैनिक अभी भी विद्रोही थे जिसे युद्ध द्वारा निपटने की बात की गई, है ना।
अब युद्ध द्वारा निपटने की बात की गई और हुआ भी ऐसा ही। यहां भी रानी ने, विद्रोही सैनिकों ने, सभी ने मिलकर जमकर अंग्रेजों से युद्ध हुआ ग्वालियर में। फिर अंग्रेजों की सेना बहुत अधिक संख्या में मारी गई, महारानी की भी सेना मारी गई। महारानी की सेना मारी गई, लेकिन फिर भी यहां चूंकि आधे से अधिक विद्रोही सैनिक जयाजीराव को बात को मान चुके थे, और याद रहे तात्या तोपे और नाना साहब अब वहां नहीं थे, वह इनके आक्रमण से 2 से 3 दिन पहले वहां से जा चुके थे। रानी अकेले लड़ रही थी और उनकी अपनी सैनिक और विश्वास पात्र लोग लड़ रहे थे। इस तरह से रानी ने हद तक अंग्रेजों का नेतृत्व किया, लेकिन यहां भी वह अपने आप को अंततः असहाय और कमजोर पाने लगी। ऐसा लगा कि रानी ने उचित समझा कि हमें अभी ग्वालियर से कूच कर जाना चाहिए। ग्वालियर से कूच कर जाना चाहिए, और अवसर पाकर के महारानी ने ग्वालियर से पुनः दामोदर को पीठ पर बांधी और दक्षिण की तरफ निकल गई। जब ग्वालियर से रानी आगे की तरफ कूच कर रही थी, तो किसी मुखबिर ने यह सूचना दिया कि रानी ग्वालियर के किले को छोड़ चुकी है। तो अंग्रेजों की एक सैन्य टुकड़ी रानी का पीछा करते हुए खोजने निकल गया। रानी ग्वालियर से अभी कुछ दूर ही निकली थी, तो एक सैन्य टुकड़ी से उनका झड़प हुआ, और झड़प में उन्होंने कई सैनिकों को मार दिया। भाग रही थी, और भागते भागते अंततः 18 जून 1858 को ग्वालियर की एक जगह है कोटा की सराय, वहां आ पहुंची। और जो युद्ध हुआ था ग्वालियर में, वह हुआ था 16 जून 1858 को, यानी 2 दिन बाद। वह ग्वालियर से 2 दिन बाद कोटा की सराय एक जगह है, ग्वालियर से कुछ दूर पड़ता है, वहां वह छुपते छुपाते पहुंची। और यहां पहुंचकर चूंकि पहले से वह इन क्षेत्रों को थोड़ी बहुत जानती थी, चूंकि गंगा रामदास उनके गुरु का आश्रम भी वहीं पर था, जिन्हें वह पहले से मिल चुकी थी। वहां पहुंची। पहुंचने के बाद रानी ने वहां निर्णायक युद्ध किया। पहुंचने के बाद वहां पर अंग्रेज, तब तक कई टुकड़ियां आ गई, चूंकि अंग्रेजों के पास सेना की कमी तो थी नहीं, एक के पीछे एक टुकड़ियां दौड़ रही थी। और वहां रानी ने निर्णायक युद्ध किया। अंग्रेज इस जगह पर, चूंकि अंग्रेजों की विशाल सेना नहीं, टुकड़ी बाई टुकड़ी रानी से लड़ रहा था, तो रानी विजय पाना उनके लिए आसान था। चूंकि विशाल सेना चारों तरफ से लड़ना, और इस एवज में रानी की ताकत कमजोर हो जा रही थी, लेकिन यहां टुकड़ी बाई टुकड़ी लड़ रहा था, इसलिए रानी के लिए उन्हें मारना और युद्ध में परास्त करना आसान था। यह युद्ध चल रहा था और अंग्रेज का मनोबल टूट रहा था। रानी दोनों हाथ में तलवार लिए थी, बाल खुला हुआ था, दामोदर पीठ पर था, और उस दिन महाकाली चंडी के रूप में वह युद्ध लड़ रही थी दोनों हाथ से। पता नहीं उन्हें इस बात का अंदेशा हो गया था कि आज जो युद्ध हो रहा है वह युद्ध निर्णायक युद्ध होगा। हजारों हजार सैनिकों को युद्ध में अपने विश्वास पात्र लोगों के सहारे रानी ने अंग्रेजों को मार गिराया। अब अंग्रेज सैनिकों का मनोबल इतना गिर चुका था कि उन्हें लग रहा था कि मैं युद्ध हार गया। यह दृश्य अपनी अंतिम क्षण में था। तब तक हीरोज 400 ऊंटों का एक सैन्य टुकड़ी लेकर के कोटा की सराय वाला जगह पर पहुंचा। जैसे ही अंग्रेज सैनिक जो लड़ रहे थे वह यह दृश्य देखे, तो उनका कॉन्फिडेंट
और उनका साहस एक बार फिर उछाल मार दिया और पूरी साहस और कॉन्फिडेंट के साथ रानी से लड़ना फिर से शुरू कर चुके। रानी फिर भी युद्ध में उन्हें भी परास्त करने की ठानी, लड़ रही थी। इसे लड़ने के क्रम में रानी के सीने में एक दर्द हुआ, जैसे मानो किसी जहरीले सांप नाग ने डस लिया हो। रानी तो युद्ध में मग्न थी, उन्हें पता भी नहीं था कि छोटे मोटे संगीन कहां लगे कहां नहीं लगे। छोटे मोटे घावों को रण क्षेत्र में याद भी नहीं रहता है, लेकिन उन्हें जोर का जब दर्द हुआ सीने में, उन्होंने नजर डाला तो देखा किसी सैनिक ने उन्हें एक काफी धारदार संगीन से सीने में वार कर दिया था। अब वो शायद बर्छी था या एक छोटा चाकू था, लेकिन किसी चीज से उनके सीने में वार हुआ था, जहां से तेजी से खून बह रहा था। अब रानी थोड़ा सा एक झलक देखी और देख करके युद्ध करती रही। लगातार खून बहने से कुछ देर के बाद रानी के शरीर में थकावट, मूर्छितावास ऐसी स्थिति आना शुरू हो गया। रानी इस बात को समझ रही थी कि मेरे पीठ पर, जरा सोचिए वो दृश्य कैसा होगा, मेरे पीठ पर दामोदर है और मैं इस घाव से मूर्छित पड़ सकती हूँ, इसलिए दामोदर को सुरक्षित स्थान पर ले जाना बहुत जरूरी है। अब एक बार फिर दामोदर की चिंता सताते हुए रानी रण क्षेत्र से सुरक्षित स्थान पर जाने की रास्ता निकालना शुरू किया। कुछ देर बाद उनको रास्ता मिला और वह सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए घोड़े को मोड़ी। थोड़ा देर बढ़ी हुई थी, तब तक किसी अंग्रेज सैनिक ने उनके ऊपर गोली चला दिया और वह गोली उनके कमर पर लगी और रानी की पेट की सारी आंतें बाहर आ गई। अब रानी बिल्कुल निसहाय और अधिक से अधिक आप कह सकते हैं शारीरिक असक्षम हो चुकी थी। फिर भी वह घोड़े को रुकने नहीं दी। अपनी साड़ी के पल्लू से अपनी कमर को बांधी, जहां से तेजी से खून निकल रहा था, और दामोदर को पीठ पर लिए हुए वह आगे बढ़ी और घोड़े की लगाम को खींचा और घोड़े की रफ्तार को बढ़ाया। घोड़ा भागते हुए आगे बढ़ा, लेकिन नियति को उस दिन कुछ और मंजूर था। घोड़ा भागते हुए आगे बढ़ा, कुछ ही दूर बढ़ा तो रास्ते में एक बहुत बड़ी बाधा, एक संकट आ पड़ी, और वह थी स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी के पास पहुंची। अब वह नदी उनके लिए संकट था या सुरक्षा, यह तय कर पाना बड़ा मुश्किल है। संकट इसलिए क्योंकि वो नहीं होता तो वह भागती, और सुरक्षा इसलिए कि यदि उसे पवन पार कर जाता तो शायद वह चेतक की भांति कूद जाता तो रानी की जान बच जाती। वहां उस नदी की चौड़ाई ज्यादा नहीं था। रानी बार बार लाख बार कोशिशों की कि पवन उसे छलांग लगाकर उस पार चला जाए, लेकिन पवन ने पानी में उतरने से हर बार मना कर दिया। वो 1 इंच आगे नहीं जाना चाह रहा था। पवन पानी में नहीं उतरा। तब तक अंग्रेज सेनापति या अंग्रेजों का एक सैनिक उनके पास आकर के उनके सर पर वार किया, और उनके सर पर इतना अधिक तेज वार हुआ कि वह उनकी गाल कट गया और उनकी आंखें बाहर आ गई। यह बहुत ही करुण दृश्य था। अब तो रानी एकदम अचेत हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वह घोड़े पर से नहीं उतर रही थी। रानी ने अपने मस्तक से बहते हुए खून, आंख बाहर तो आ गया, लेकिन पीछे पलटकर ऐसी वार की उस सैनिक पर कि एक ही वार में उसकी बाह काट दी।
और घोड़े को दाहिनी तरफ मोड़कर, चूंकि नदी पार नहीं किया, मोड़कर कुछ दूरी पर उनके गुरु बाबा गंगादास जी का आश्रम था, वहां पहुंची उस हालत में, और पहुंचकर वहां एक मंदिर था, उस मंदिर में जाकर छुप गई दामोदर को लेकर। गंगादास जी खून से लथपथ स्थिति, एक तरफ से अंधेरा छाया हुआ था, उनका आधा शरीर बताया जाता है कि पैरालाइज्ड हो चुका था। गंगादास जी ने उन्हें उठाया, अपने हाथों पर उनके गर्दन को रखा और उनके मुंह में शीतल गंगाजल डाला और उनके स्वस्थ करने की कुछ क्रियाओं में लग गए। जैसे ही उनके मुंह में गंगाजल गया तो रानी थोड़ी देर के लिए चेतना में आई, और आई तो क्या बोली अपनी लड़खड़ाते होठों से, इसे आपको जानना चाहिए। क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है तो हम मिलते हैं अगले भाग में, भाग 5 में। चलिए।